बात उन दिनों की है जब काफी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली पड़ा था और मकान मालिक किसी छोटी सी फैमिली की तलाश में था। जल्द ही उसको किराएदार मिल गया। यह किराएदार आशीष नाम का एक नौजवान लड़का था। वह नजदीक ही गांव से शहर पढ़ने आया था। वह सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में बिजी हो जाता था। जल्द ही पड़ोस वालों ने महसूस किया कि उसकी सेहत खराब होती जा रही है। जब वह गांव से आया था, सफेद सुर्ख और सेहतमंद था। बाद में उसका रंग भी पीला पड़ने लगा था और वह पतला भी होता चला गया था। एक दिन पापा को वह गली में मिला तो पापा ने उससे पूछा, आशीष बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो? नहीं अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना खाता हूँ, जबकि मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि मेरा पेट खराब रहता है। तो पापा बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। आखिर स्टूडेंट का भी समाज पर हक होता है। खाना तो रोज ही बनता है। एक आदमी का उसमें से निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है अंकल जी, जब जरूरत होगी तो बता दूंगा। इस बात के अगले दिन ही पता चला कि आशीष अस्पताल में एडमिट है। किसी होटल से खाना खाया था तो फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपरासी को उसने हमारे घर बताने को कहा था कि मैं फलाना अस्पताल में एडमिट हूँ, कि अगर मेरे घर से कोई आए तो उनको बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों उसके घर से उसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था। तभी उसने यह बात मेरे पापा को कहलवाई थी। पापा आशीष का हाल चाल पूछने के लिए अस्पताल गए। वह वहां 5 दिन एडमिट रहा। उस दिन के बाद से उसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाने लगा था। जब वह कॉलेज से आ जाता तो दरवाजे की घंटी बजा देता और नौकर उसको खाना दे आता था। आशीष ने बहुत जिद की कि वह खाने के पैसे पापा को हर महीने दिया करेगा, लेकिन पापा ने उसे मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमारा भी हक बनता है। कुछ दिन बाद हमारा नौकर छुट्टी पर चला गया। पापा तो दुकान पर रहते थे, इसलिए अब आशीष को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई बाहर कंट्री में जॉब करता था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने तो साफ मना कर दिया कि वह खाना देने आशीष के घर नहीं जाएगी, और माँ नहीं चाहती थी कि आशीष रोजाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। अब उसकी रोज की यही रूटीन थी कि जब वह कॉलेज से आता तो घंटी बजाकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता, और खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, घंटी बजाता और हम बर्तन ले लेते थे। था तो यह बहुत आसान काम, लेकिन बहुत मुश्किल लगता था। कभी माँ फ्री नहीं होती तो यह काम मुझको ही करना पड़ता। एक दिन वह खाना लेने ना आया। अगले दिन भी नहीं आया। माँ उसके घर पर गई, घंटी बजाई। वह बाहर आया तो उससे पूछा, बेटा, खाना क्यों नहीं ले रहे? तो वह कहने लगा, आंटी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और मुझको लूज मोशन की भी तकलीफ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवाकर भेज देती हूँ तुम्हारे लिए। माँ ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो मौसी जी का फोन आ गया कि उनके पति की तबीयत खराब है और उनको अस्पताल लेकर गए हैं, फौरन आ जाओ। माँ फौरन मौसी जी के घर की तरफ निकल पड़ी। उनको यह भी याद नहीं रहा कि आशीष को खिचड़ी भी देनी है। काफी सोच विचार के बाद आखिर में मैंने ही हिम्मत की और दुपट्टा लेकर खिचड़ी हाथ में ली और उसके दरवाजे पर पहुंची। घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। सोचा शायद आशीष की तबीयत ज्यादा खराब है, तो हिम्मत करके उसके घर के अंदर चली गई, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। दबे कदमों से डरती डरती आगे बढ़ी। वह कमरे में न था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। खिचड़ी कमरे में रखी टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदम लौटी तो वह वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको तकलीफ उठानी पड़ी, सॉरी। खिचड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, कोई बात नहीं, माँ को मौसी जी की यहाँ जाना पड़ गया तो मैं आ गई। अच्छा, बर्तन लेती जाओ। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली और बर्तन खाली करके दे दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर आ गई। इस पहली मुलाकात के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फ्री होती, दरवाजे से झांकती। अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेजी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम हाल चाल के सिवा और कोई बात नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता झिझक कम होने लगी और मैं उसके साथ थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को पता नहीं था कि मैं उसके घर खाना देकर आती हूँ। एक दिन बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको आशीष के घर से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों पर चढ़ी। वह एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। उसने हर तरफ बात को इस तरह फैला दिया और यूं ही सारे मोहल्ले में मैं बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल में भी मेरा आना जाना बंद कर दिया और इस डर से मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया
कि कहीं यह बात मेरे पापा को पता न चल जाए। अब तक तो हमारे बीच कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था, लेकिन जब घर से निकलना बंद हुआ तो न जाने क्यों दिल बेचैन सा रहने लगा। महसूस हुआ कि मेरे दिल में उसकी जगह थी, जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाए तो दिल के मर्ज की शिद्दत भी दो चार हो जाती है। अब मैं उससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार चिट्ठी लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दी, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं तो पल भर को मिलो। उसने उस चिट्ठी का कोई जवाब ना दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी होने लगी। एक और चिट्ठी लिखकर दरवाजे से झांका, देखा गली में कोई नहीं है, तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वह खिड़की जो आंगन में खुलती थी, वह खुली हुई थी। हाथ आगे करके चिट्ठी आंगन में फेंक कर उल्टे कदमों से लौट आई। अब आशीष को यकीन हो गया कि जब तक वह मुझको जवाब नहीं देगा, मैं इसी तरह ऐसी बेकार की हरकतें करती रहूंगी। तो अगले दिन उसने सुबह सुबह हमारे दरवाजे की घंटी बजाई। माँ पूजा कर रही थी। मेरे दिल ने कहा कि हो ना हो यह वही है। दबे कदमों से दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलोज भी आ जाते हैं, इसलिए अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लिया करो। आखिर तुमको मुझसे क्या बात करनी है, अभी बता दो। अभी पापा के आने का समय हो रहा है, वह अचानक ही आ सकते हैं। तुम ऐसा करो, मुझसे नदी पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहाँ है। मैं उसके घर का बहाना लेकर वहाँ पर आ जाऊंगी। दिन में तो मैं पढ़ाई करती हूँ, कल से एग्जाम स्टार्ट है। अच्छा, तो फिर रात को मिल लो। रात को? उसने हैरानी से कहा। हाँ, नदी दो चार कदम पर ही तो है। रात को मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं। मैं अंधेरे में निकलकर नदी पर आ जाऊंगी। देखो, आज रात को तुम जरूर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहां रात भर बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब आशीष के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वह रात को नदी के किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।